लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 11। अब आगे। रेयांश थोड़ी देर में ही वापस अंदर आ गया था और इस बार उसके साथ एक नर्स थी जिसने आते साथ ही आस्था से उसके हालचाल पूछे थे। फिर उसने उसकी दवाइयाँ दी थी जो उसको सुबह खाली पेट लेनी थी और दवाई देने के बाद वो आस्था को व्हील चेयर पर बिठाकर स्पंज करवाने के लिए ले गई थी। वहीं रूम में बने बाथरूम में रेहान उसका बाहर इंतजार करने लगा था। उसने वरुण को मैसेज करके सिमरन को अस्पताल लाने के लिए बोल दिया था क्योंकि वो जानता था आस्था सिमरन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होगी, क्योंकि उसने सिमरन के बारे में पहले पता लगाया था। आस्था और सिमरन बचपन से हमेशा एक साथ रही थी और एक दूसरे की सारी बातों को अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए रेहान को लगा कि सिमरन को अपने सामने देखकर आस्था को अच्छा लगेगा। रेहान आस्था को सब कुछ बताना चाहता था कि उसको उससे कब प्यार हुआ और उसने सोचा था कि वो आज आस्था को बता देगा। वहीं दूसरी तरफ करीब मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। उनका किया गया ये दाव फेल हो गया था। वो अपने सीक्रेट जगह पर बैठे अपने आदमियों पर चीख और चिल्ला रहे थे कि कल वो सब बचे क्यों। उनके हिसाब से तो पूनम जी को अब तक घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनका किया गया ये प्लान फेल हो गया, जिसके कारण उनको गुस्सा आ रहा था और वो अपने आदमियों को अपने हाथों से मारने भी लगे थे। ये सब होते हुए कबीर जी देख रहे थे। जब से उनके भाई अबीर ने उन्हें बताया था कि वो पूनम जी पर हमला करवाने वाला है, तब से उनका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो कल पूरे दिन मन ही मन बप्पा से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न डालें और उन पर कोई भी प्रॉब्लम न आए। वो पूनम जी के लिए कल से परेशान थे क्योंकि उनको पता था अगर पूनम जी को कुछ हो गया तो उनके बच्चे को देखने वाला कोई भी नहीं होगा। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज अबीर की बातें सुनने के बाद उनको इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी बीवी और उनके बच्चे सब सही हैं। उन्होंने मन ही मन बप्पा का धन्यवाद करा और उनके होठों पर स्माइल आ गई थी कि आज भी भगवान उनके भक्तों की सुनता है। आखिर बप्पा ने उनकी सुन ली। अब तो बस वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो किसी भी तरह से अबीर की कैद से निकल कर अपने बीबी पूनम और बच्चों से मिल पाए, खासकर कि अपने बेटे रेहान से। कबीर जी को हमेशा से ही रेहान से ज़्यादा प्यार था और रेहान भी कबीर जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आज उन्हें रेहान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो इसी सोच में बैठे थे, तभी उन्हें अबीर की आदमियों की आवाज़ सुनाई दी जो अबीर से बोल रहे थे, बॉस सब ठीक था, हमने पूनम जी पर हमला किया था। तभी अचानक ही वहाँ पर कोई लड़की आ गई और उसने जाकर उन तीनों को बचा लिया, वरना आज पूनम जी हॉस्पिटल में एडमिट होती। फिर भी जैसा आपने सोचा था वही होता बॉस, बस उस लड़की की वजह से सारा प्लान फेल हो गया। अबीर जी ने सुनकर और ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोल पड़े, पता करो वो लड़की कौन है और कहाँ की है। हमें उस लड़की को भी अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की हमारे लिए खतरा बन जाए। वहीं अबीर के आदमियों की बात सुनने के बाद कबीर जी ने एक बार फिर से बप्पा से प्रार्थना करी वो उस लड़की के साथ हमेशा अच्छा करे, वो उस लड़की की सेहत भी अच्छी करे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि पूनम जी की जगह वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट होगी, उससे कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने मन ही मन बप्पा से इतना ही बोला था कि वो उस लड़की पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आने दे, वो उसको हमेशा खुश रखें। वो आज उस लड़की के कर्जदार हो गए थे क्योंकि उन्होंने उनकी बीवी और उनके बच्चों की जान बचाई थी।
उन्होंने मन ही मन सोच लिया था, अगर कभी उन्हें मौका मिला तो वो उसका कर्ज जरूर उतारेंगे। वहीं दूसरी तरफ आस्था कपड़े बदलकर बाहर आ चुकी थी। रेहान ने इसी बीच आस्था के लिए ब्रेकफास्ट मंगवा लिया था, जो कि अस्पताल के अकॉर्डिंग ही था। लेकिन आस्था ने जैसे ही उस ब्रेकफास्ट को देखा, उसने अपना मुंह बना लिया और बोली, हमें ये ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहा है। आप प्लीज़ इस ब्रेकफास्ट को ले जाइए, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन है। आस्था की बात सुनकर रेहान ने उसे घूरा और बोला, आप शायद भूल गई हैं कि आपको गोली लगी है। इस वक्त आपका तला भुना खाना मना है मिस शेखावत, तो आप यही खाइए। रेहान की बात सुनकर आस्था का मुंह बन गया और वो धीरे से बड़बड़ाई, खड़ूस, हद हो गई ये तो। रेहान आस्था का बड़बड़ाना सुन चुका था और उसके होठों पर स्माइल आ गई थी, पर वो जानता था कि अभी आस्था के लिए क्या सही और क्या गलत है। वो उठकर आस्था के पास गया और उसका हाथ थामकर बोल पड़ा, मैं जानता हूँ ये खाना आपको नहीं पसंद है, ये आप तो क्या किसी को पसंद नहीं आएगा। बस 2 दिनों की बात है, तब तक एडजस्ट कर लीजिए। रेहान की बात सुनकर आस्था का चेहरा बन गया और उसका मुंह रोने जैसा हो गया था, जिसे देख रेहान को हल्की सी हंसी आई और वो धीरे से आस्था के होठों को चूमते हुए बोला, अगर मैं भी आपके साथ ऐसा ही खाना खाऊं तो आप खाएंगी? आस्था रेहान की बात सुनकर हैरान हो गई और जल्दी से बोल पड़ी, आपको ऐसा खाने की ज़रूरत नहीं है और आप ना हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, हम खा लेंगे। ये आस्था ने खाने पर नज़र डाली और मुंह बनाकर बोली थी, हम खा लेंगे ये खाना। एपिसोड 12। आस्था इस दौरान बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर रेहान अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर आस्था के पिंक होठों और अपने ठंडे होठों को रख दिया और डीप पैशनेट किस करने लगा। वहीं रेहान के होठों को अपने होठों पर देख आस्था का दिमाग ब्लैंक हो गया था। वो कुछ पल सोच ही नहीं पाई थी कि, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस पल को महसूस करने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे में काफ़ी देर तक खोए रहे, शायद और वो ज़्यादा खोए रहते। तभी वहाँ वरुण और सिमरन आ गए थे और उन दोनों को यूं देख उनके हाथों का सामान गिर गया था। रेहान सामान गिरने की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो एकदम पीछे हटा और गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र वरुण और सिमरन पर पड़ी थी, जो हैरान खड़े उन दोनों को देख रहे थे। वहीं आस्था सिमरन और वरुण को सामने देख रेहान को घूरने लगी, पर रेहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने आस्था को इशारे से शांत रहने को कहा और वरुण के पास आकर बड़े ही एरोगेंट स्टाइल में बोला, वरुण, मुझे लगता है तू तमीज़ भूल चुका है, तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि जब भी कहीं एंट्री की जाती है तो अंदर जाने से पहले गेट नॉक किया जाता है। रेहान की बात सुनकर जहाँ सिमरन हैरान हो गई थी, वहीं वरुण को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगा था, जिसे देख रेहान ने वरुण का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। जैसे ही रेहान और वरुण उस रूम से बाहर गए, माहौल में छाई ऑकवर्डनेस दूर हो गई थी और सिमरन आस्था के करीब आने लगी थी। आस्था सिमरन का चेहरा देख अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। वो हंसते हुए बोल पड़ी, क्या हुआ मेरी इमोशनल क्वीन, तू इस कदर हैरान परेशान क्यों दिखाई दे रही है? आस्था की आवाज़ सुनकर सिमरन अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, यहाँ पर क्या चल रहा था, आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी? आस्था सिमरन की बात सुनकर अपनी आंखें चुराते हुए बोल पड़ी, तू क्या बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रही। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं चल रहा था, तू ज़्यादा सोच मत। अच्छा ये बता, पापा का फ़ोन तो नहीं आया था?
आस्था चिराग जी को याद करके इमोशनल हो गई थी और बोली, सच सच बता सिमी, क्या पापा या मम्मा का फ़ोन आया था? तूने उन्हें बता तो नहीं दिया ना जो यहाँ पर हुआ? सिमरन आस्था को रोते देख उसके पास आई। वो आस्था को गले लगाते हुए बोली, अरे मेरी ड्रामा क्वीन, सब ठीक है। अंकल का फ़ोन आया था तो, पर मैंने सब संभाल लिया। मैंने उनको ये बोल दिया था कि तू बहुत ज़्यादा थक गई है, इसीलिए तू सो गई है। अंकल पहले तो मेरी बातों को मान नहीं रहे थे, पर हाँ, मैंने जब उनकी झूठी कसम खाई हाथ क्रॉस करके, तब उनको मेरी बातों को मानना पड़ा और उन्होंने बोला कि वो तुझे दोबारा से फ़ोन करेंगे, तब तू सब संभाल लियो। लेकिन तू मुझे पहले ये बता, यहाँ पर चल क्या रहा है? ये तुम मिस्टर रेहान मल्होत्रा थे ना? ये और तू, रेहान का नाम आते आस्थमा को वो सारे पल याद आ गए जो अभी कुछ देर पहले उसके और रेहान के बीच में हुआ था। उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो खोए हुए अंदाज में बोली, तू जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। आस्था को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपनी आंखें सिमरन से चुराते हुए बोल रही थी, तूने अब सुन लिया ना, कहीं कुछ नहीं चल रहा था। तुझे न ज़्यादा मस्ती सूझ रही है, तू ना मेरे हाथों से मार खाएगी। आस्था की बात सुनकर और उसको अपने आप से नजरें चुराते देख सिमरन उसके गले लग गई और उसके कानों में बोली, तू नहीं बताना चाहती तो मत बता, मैं फोर्स नहीं करूँगी। तुझे अभी अजीब सा लग रहा होगा। जब तेरा मन हो तो मुझे बता देना सब कुछ। वैसे एक बात, खुद यहाँ जो भी चल रहा था, तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुझे तेरी ज़िंदगी में तेरा प्यार मिल गया। एक मिनट, क्या तूने सर को बता दिया कि तू उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है? फिर उसको रेहान का आस्था के करीब होना याद आया। वो हैरानी से बोल पड़ी, तू पहले ये बता, सर ने भी तुझे कुछ बोला है? क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी सिचुएशन थी उससे तो मुझे यही लग रहा था कि सर ने तुझे बताया है कि वो तुझसे प्यार करते हैं। आस्था सिमरन की बात सुनकर उसका आंसर देती इससे पहले ही रेहान अंदर आता हुआ बोल पड़ा, हाँ, आपका सोचना ठीक है मिस सिमरन, मैंने आपकी दोस्त को बता दिया है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ। ये बात वरुण भी जानता है और मेरी मॉम को भी इस बात का शक है। बस उन्हें ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। जब उन्हें पता चलेगा तो आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। ये बोलकर रेहान बड़े ही रौब से चलता हुआ आस्था के पास आ गया। उसने साइड टेबल से दवाई उठाकर आस्था को दी, जो कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद देनी थी और आस्था को खाना खाए आधा घंटा हो चुका था। इसीलिए रेहान ने उसे दवाई दी और उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, मुझे लगता है अब आपको थोड़ी देर लेट जाना चाहिए मिस शेखावत। रेहान को आस्था का इतना ख्याल रखते देख सिमरन जहां हैरान हो गई थी, वहीं वरुण को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही जानता था उसका दोस्त आस्था से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। आस्था को भी अब उसके बिहेवियर की आदत हो चुकी थी। वो जानती थी अगर उसने रेहान की बात नहीं मानी तो भी रेहान किसी न किसी तरह से दवाई उसको खिलाकर ही रहेगा। इसीलिए उसने चुपचाप दवाई खा ली थी, जिसे देख सबसे ज़्यादा हैरान सिमरन हुई थी, क्योंकि आस्था को दवाई से इंजेक्शन से चिढ़ थी। वो कभी भी दवाई को इतनी आसानी से नहीं खाती थी। चिराग जी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मनाना पड़ता था, तब वो जाकर दवाई खाती थी। वो आस्था को कुछ कहती कि तभी आस्था का फ़ोन बज पड़ा और फ़ोन पर आते नाम को देख वो दोनों चौंक गए थे। एपिसोड 13। जैसे ही सिमरन की नज़र फ़ोन पर गई, वो आस्था से बोल पड़ी, अम्मी, अंकल का फ़ोन आ रहा है, वो भी वीडियो कॉल। अब क्या करें? अगर अंकल ने तुझे ऐसे देख लिया तो आफत ही आ जानी है।
कुछ सोच यार, अब क्या आंसर देना है अंकल को। आस्था को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने परेशान होकर रेहान की तरफ देखा। रेहान ने उसको आंखों ही आंखों में शांत होने को कहा और वरुण से बोल पड़ा, वरुण एक काम कर, तू मिस शेखावत का फोन अपने साथ ले जा और अगर फोन आए तो सब संभाल लियो। आई नो तू सब संभाल लेगा और मुझे लगता है तुम दोनों को ऑफिस जाना चाहिए। तू मेरे पीछे से ऑफिस को संभाल लियो। एक बात और, अगर मिस्टर कबीर मल्होत्रा तेरे पास आए तो तू जानता है कि तुझे उन्हें क्या जवाब देना है। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। रेहान की बात सुनकर वरुण कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो अगर कुछ बोलता तो रेहान उसको घूरने लगता और वो उसके घूरने से डरता था। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी गर्दन हाँ में हिलाई थी और आस्था को फोन अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। सिमरन भी आस्था के गले लगी और बाहर जाते जाते बस इतना ही बोली, तू अपना ध्यान रख, मैं शाम को आती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं जो बातें हमारी अधूरी रह गई। तब तक यू एंजॉय विथ जीजू। ये बोल वो उसको आई विंक करके निकल गई। उन दोनों के जाते ही रेहान आस्था के करीब आया और उसके माथे को चूमकर उसको सोने को कहा। आस्था को भी दवाई लेने से हल्की हल्की नींद आ रही थी और वो रेहान का हाथ थामे सो गई। रेहान ने उसको बच्चों की तरह सोते देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। उसने हल्के से उसके होठों को चूमा और सोफे पर बैठ के अपने सारे काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पूनम जी ने पूजा करते हुए आस्था की सलामती की दुआ मांगी। वो अभी बप्पा की आरती कर रही थी कि तभी आयांश और पूर्विका वहां आ गए थे और वो भी पूजा में उनका साथ देने लगे। उन दोनों को आज पूजा में देख पूनम जी हैरान हो गई थी, लेकिन उन्होंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा था। वो पूजा आराम से करने लगी। पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। उनके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, आज क्या हो गया मेरे दोनों शैतानों को? आज तुम लोग सुबह सुबह उठकर पूजा करने के लिए कैसे आ गए? आयांश और पूर्विका ने पूनम जी की बात सुनकर एक दूसरे को देख इशारा किया और दोनों ही पूनम जी के गले लगकर बस इतना ही बोले, मॉम वो हमें ना आस्था से मिलने जाना है, क्योंकि उसने हमारे कारण ही अपनी जान खतरे में डाली है। तो आपको नहीं लगता मॉम कि हमें उससे मिलने जाना चाहिए? पूनम जी को उन दोनों की बातें सही लगी, इसलिए वो उनके सर पर हाथ रखकर बोल पड़ी, ठीक है हम तीनों ही चलते हैं अस्पताल, लेकिन उससे पहले तुम्हारे भाई से परमिशन ले ले। पूनम जी की बात सुनकर आयांश और पूर्विका का मुंह उतर गया था। वो बोल पड़े, आपको लगता है भाई हमें घर से जाने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। हम एक काम करते हैं, आप यहीं रुको, मैं और ये आपकी लाडली हम दोनों ना छुपकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और भाई तो इस वक्त वैसे भी ऑफिस होंगे, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों की बात सुनकर पूनम जी हंस पड़ी थी और उनके कान खींचते हुए बोली, तुम दोनों क्या चाहते हो? गलती तुम करो और तुम्हारे उस हिटलर भाई से डांट मैं खाऊं। वाह भाई! पूनम जी की बात सुनकर उन दोनों का चेहरा उतर गया था, जिसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई थी और हंसते हुए बोल पड़ी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों हॉस्पिटल चले जाओ और मेरी भी आस्था से बात करवा देना। सच में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तुम्हारे पापा ने उस आरना को तुम्हारे भाई के लिए नहीं पसंद किया होता तो मैं आस्था से उसकी शादी करवा देती। वैसे भी तुमने तो देखा ना बप्पा ने कैसे वो चुन्नी जो मैं घर की होने वाली बहू के लिए लेकर आई थी, जिससे कि बप्पा का आशीर्वाद उस चुनरी पर मिल सके, वो चुनरी उन्होंने आस्था के सर पर कैसे गिरा दी। तो बस वो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है कि हो ना हो इस लड़की में कोई तो ऐसी बात है
जो हमारे लिए अच्छी रहेगी। पूनम जी की बात सुनकर दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। दोनों मन ही मन अपने आप से बोल पड़े थे, हमें यही तो पता लगाना है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आस्था को पहले से जानते हैं। अगर वो आस्था को पहले से नहीं जानते तो रात भर उस अस्पताल में नहीं रहते। आयांश और पूर्विका बॉडीगार्ड्स की नज़रों से बचते बचते हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। इसी दौरान रेहान को भी थोड़ा काम आ गया था। वो भी अस्पताल से ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि अचानक कोई मीटिंग आ गई थी। उसे उस मीटिंग में जाना था। आस्था का ध्यान रखने के लिए और खुद ऑफिस पहुंचकर मीटिंग करने लगा था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद आस्था की नींद खुली थी। उसने लेटे लेटे अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वो अचानक ही रेहान को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी। उसने रेहान को आवाज़ भी दी, पर वो नहीं था वहाँ। रेहान का वहाँ न देख आस्था ने लंबी सांस ली और मन ही मन खुद से बोल पड़ी, ये सब तो हमारे पिछले जन्म में भी हुआ था और इस जन्म में भी हो रहा है। पता नहीं इस जन्म में क्या क्या होना लिखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैं कैसे सर के पापा को उस अबीर की कैसे छुड़वा पाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इस वक्त एकदम ब्लैंक हो रखा है। कर्री माता, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई राह दिखाओ जिससे कि मैं जल्द से जल्द सर के पापा से मिल सकूं। एपिसोड 14। आस्था कर्री माँ से बस प्रार्थना कर रही थी कि वो उसको कुछ ऐसा रास्ता दिखाए जिससे कि वो रेहान को जल्द से जल्द उसके पिता से मिलवा पाए। आस्था इस वक्त रेहान को भी मिस कर रही थी, क्योंकि रेहान कल पूरे दिन उसके साथ था और पिछले जन्म में भी रेहान ने उसको बस थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ा था। उसके बाद वो वापस उसके पास आ गया था। तो इस वक्त भी आस्था को कहीं न कहीं रेहान का इंतज़ार था, लेकिन उसका आज रेहान के साथ साथ इस वक्त आयांश और पूर्विका का भी इंतज़ार था, क्योंकि उसके गोली लगने के अगले दिन ही आयांश और पूर्विका छुपते छुपाते उससे मिलने आए थे। तो ऐसी उम्मीद उसको आज भी थी कि शायद आयांश और पूर्विका आज भी उससे मिलने आए। आस्था अभी इसी सोच में थी, तभी उसे अपने रूम के बाहर किसी की आहट सुनाई दी। मैं तभी उसको लगा था कि शायद रेहान आ गया है। वो बड़ी बेसब्री से रेहान के अंदर आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन रेहान अंदर नहीं आया था। तो उसको लगा ये शायद उसका वहम है, पर तभी उसके रूम का गेट खुला, जिससे वो चौंक गई थी और झटके से उठकर बैठने लगी थी कि तभी उसे एक बहुत ही स्वीट आवाज़ आई, अरे बेटा, इतने झटके से मत बैठो, तुम्हारे टांगे कहीं खुल न जाए, टाँके कहीं खुल न जाए। आस्था इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी प्यारी सासू माँ पूनम जी की थी। वो पूनम जी को यहाँ पर देख चौंक गई थी, क्योंकि उसको जहाँ तक याद था उसके पिछले बर्थ में पूनम जी उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि आयांश और पूर्विका आए थे। वो अभी इसी सोच में थी कि पूनम जी के उसके पास आ गई और उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, क्या हुआ बेटा, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? आस्था पूनम जी का प्यार भरा स्पर्श पाकर बस इतना ही बोल पाई, आंटी जी, आई एम ओके, आप तो ठीक है ना? हालांकि उसको पूनम जी को आंटी बोलने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अपनी पिछले बर्थ में पूनम जी को माँ बोलने लगी थी। पूनम जी ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और बोली, तेरी जैसी बेटी अगर किसी की लाइफ में हो तो हर माँ खुश हो जाती है। अगर तू मुझे माँ कहेगी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तेरे मुँह से माँ सुनना चाहती हूँ। पूनम जी की बात सुनकर आस्था की मानो दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उसने अपने कांपते होठों से पूनम जी को माँ बोला, जिसे सुन पूनम जी के होठों पर
स्माइल आ गई थी। उन्होंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि वो आस्था को ही अपने बेटे की दुल्हन बनाना चाहेंगी। वैसे भी आस्था को बप्पा का आशीर्वाद भी मिला है, लेकिन वो ये बात अभी अपने दिल में ही रखना चाहती थी। इसके बारे में वो पहले रेहान से बात करना चाहती थी। उसी के बाद वो आयांश और पूर्विका को बताना चाहती थी, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि अगर कबीर को पता चला कि उन्होंने रेहान की ज़िंदगी के लिए कोई फैसला लिया है तो 100% कबीर जी उनसे नाराज़ हो जाएंगे, और वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कबीर जी से सच्चे मन से प्यार करती थी। हालांकि उनको अभी तक ये पता नहीं था जिस इंसान के साथ वो रह रही हैं वो उनके पति कबीर मल्होत्रा नहीं, बल्कि उनका जुड़वा भाई अबीर मल्होत्रा है। वो तो अबीर को ही कबीर ही समझ रही थी। बस इसी कारण पूनम जी ने सोच लिया था कि वो अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगी, जब तक कि रेहान से इस बारे में पता ना कर लें। पूनम जी काफ़ी देर तक आस्था को देखते रहीं। वहीं आस्था अपनी नज़रें झुकाए सोच में पड़ी थी कि आज पूनम जी को अचानक क्या हो गया। इस बार का उसका रिबर्थ उसे क्या क्या दिखाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले बार की सिचुएशन और इस बार की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी थी। वो अभी कुछ और सोचती उससे पहले ही आयांश और पूर्विका शोर मचाते हुए अंदर आ गए, जिसे देख पूनम जी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वहीं आस्था भी एक पल को चौंक गई थी, फिर आयांश पूर्विका को देख मुस्कुरा उठी। दूसरी तरफ रेहान को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि अस्पताल में पूनम जी, आयांश और पूर्विका आस्था से मिलने आए हैं। उसे ये खबर राज ने दी थी। पूनम जी ने अभी तक राज को वहाँ पर देखा नहीं था। अगर वो राज को देख लेती तो 100% उनका शक यकीन में बदल जाता कि रेहान और आस्था के बीच जरूर कुछ न कुछ रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं था कि पूनम जी को रेहान पर शक नहीं था। रेहान कल रात को आस्था के पास रुका था तो शक तो उन्हें तभी हो गया था, लेकिन वो शक को यकीन में बदलना चाहती थी, इसीलिए वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। उनको न जाने क्यों उम्मीद थी कि रेहान वहाँ पर जरूर आएगा। आस्था को मन ही मन यही डर सता रहा था कि कहीं पूनम जी के सामने रेहान न आ जाए। वहीं पूर्विका और आयांश एक दूसरे से इशारे में बातें करने में लगे हुए थे, जिसे आस्था ने देखा नहीं था। रेहान ने राज को बोल दिया था कि वो सबका ध्यान रखे और जब उसकी फैमिली वहाँ से चली जाए तब उसको बता दे, जिससे कि वो वापस अस्पताल में आ जाए, क्योंकि वो भी आस्था को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो दिन से निकला हुआ था, उसको बार बार आस्था की आंखें और उसके होठ याद आ रहे थे जो उसको अपनी तरफ बुला रहे थे। रेहान इस बर्थ में आस्था को पिछले बर्थ से और ज़्यादा प्यार करने लगा था। हालांकि रेहान को ये पता नहीं था कि ये आस्था का रिबर्थ है। पूनम जी, आयांश और पूर्विका काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। पूनम जी की उम्मीद अब खत्म हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसा वो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वो आस्था को अपने घर की बहू बनाकर रहेंगी, फिर उनको चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। शाम होने को आई थी। पूनम जी से अब रहा नहीं गया। वो आस्था से पूछ बैठी, बेटा आप यहाँ कल से अकेले ही हो क्या? एपिसोड 15। पूनम जी की बात सुनकर आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको इस बात का क्या जवाब दे। वहीं आस्था को चुप देख आयांश ने एक बार दोबारा से पूर्विका को इशारा किया था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आस्था सारा सच बता दे। आस्था की नज़र बार बार गेट की तरफ जा रही थी। उसको रेहान का बेचैनी से इंतजार था। पूनम जी भी उसकी नज़रें गेट पर महसूस कर पा रही थी, इसीलिए वो बोल उठी थी, बेटा कोई मिलने आने वाला है। आस्था अब क्या जवाब दे। आस्था अभी ये सोच रही थी कि वो पूनम जी की बात का क्या जवाब देगी।
इससे पहले ही गेट से एक आवाज़ आई। हाँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है आंटी जी। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि सिमरन की थी, जो कि रेहान के कहने से वहाँ पर आई थी, क्योंकि रेहान को शक हो चुका था कि पूनम जी को उसके ऊपर शक हो चुका है, क्योंकि कल रात को वो आस्था के पास रुक चुका था और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेहान घर वापस न गया हो। एक्सेप्ट वो शहर में ना हो तो सिमरन को वहाँ देखकर पूनम जी की उम्मीद खत्म हो गई थी। उन्होंने सिमरन के सर पर भी हाथ प्यार से फेरा और बोली, अगर आप दोनों कल ना होती तो शायद हमारी जिंदगी आज हमारे पास ना होती। उन लोगों ने तो हम तीनों को जान से मारने का सोच लिया था। वो तो आस्था बिटिया ने हमें बचा लिया, वरना आज आस्था बिटिया की जगह हम अस्पताल में होते। आयांश और पूर्विका भी पूनम जी की बातों को एक्सेप्ट करते हुए बोले, हाँ मॉम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आस्था जी नहीं होती तो शायद आज हम जिंदा ही नहीं होते। आस्था उन लोगों की बात सुनकर बोल उठी, अरे हमने ऐसा भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया जो आप हमें इतना ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। हम भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है, हमें लगा आप लोग मुसीबत में हैं, हमें आपकी जान बचानी चाहिए तो हम वहाँ पर आ गए। वैसे भी हमारे पापा कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। इंसान को अपनी ये लाइफ बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इसमें हमें कभी कभी अच्छे काम भी कर लेना चाहिए। तो बस मैं अपने पापा की बात को मानती हूँ और मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। पूनम जी आस्था की बात सुनकर इम्प्रेस हो गई थी। अब रात होने वाली थी, इसीलिए वो आस्था के सर पर प्यार से हाथ फिरा कर बोली, बेटा अब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पापा के आने का वक्त हो गया है। अगर हम लोग उन्हें घर पर नहीं मिले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। चलो आयांश, पूर्विका, हम लोग कल या परसों में दोबारा से मिलने आ जाएंगे। आयांश और पूर्विका का जाने का मन नहीं था, क्योंकि वो अभी आस्था से काफ़ी सारी बातें करना चाहते थे। अभी उन्हें अपनी शक को यकीन में बदलना था कि आस्था और रेहान के बीच में कुछ है कि नहीं। इसीलिए वो पूनम जी से बोल पड़े, बस मॉम थोड़ी देर और, उसके बाद हम लोग चलते हैं। लेकिन पूनम जी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वो उनको अपने साथ लेकर चली गई। वहीं उन लोगों के जाने के बाद सिमरन और आस्था ने एक लंबी सांस भरी और आस्था बोल पड़ी, आज तो बाल बाल बच गए। अगर सर यहाँ पर आ जाते तो माँ को सारी सच्चाई पता चल जाती। सिमरन आस्था की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, तेरे सर ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो बस अपनी मॉम के सामने आना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। मैं बस एक कॉल करूँगी और रेहान सर अंदर आ जाएंगे। आस्था ये सुनकर हैरान हो गई थी और बोली, ये तू क्या कह रही है? सर आ चुके हैं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? सिमरन आस्था की बात सुनकर बोल पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मॉम और भाई बहन यहाँ पर हैं, इसीलिए वो अंदर नहीं आए। वो साथ वाले रूम में ही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग जाएं और वो आएं। एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर, मैं साथ वाले रूम में जाकर सर को यहाँ पर भेजती हूँ। ये बोलकर सिमरन वहाँ से चली गई। सिमरन के वहाँ से जाते समय ही आस्था पूनम जी की बातों को सोचने लगी। खुद से बोल पड़ी, आज बहुत ही अजीब सा हुआ। ये सब तो पिछले जन्म में नहीं हुआ था। अभी आस्था कुछ और सोचती, इससे पहले ही उसके रूम का गेट एक बार दोबारा से खुला और रेहान अंदर आ गया। रेहान को देखते साथ ही उसकी पलकें झुक गई। उसको बहुत अच्छा लगने लगा था कि उसका प्यार उसके पास आ चुका है। रेहान भी आस्था को देख उसके पास आ गया। उसने आते साथ ही आस्था को अपने गले से लगा लिया था और काफ़ी देर तक अपने गले से लगाए रखने के बाद उसने अचानक ही आस्था के होठों पर अपने होठ को रख दिया और उसको काफ़ी देर तक किस करते रहा, जिससे आस्था को उसकी बेचैनी मालूम हो रही थी। आस्था भी तो रेहान की बाहों में आने के लिए कब से तड़प रही थी।
इसीलिए वो भी रेहान का साथ देने लगी। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। तभी रूम का गेट खुला और कोई अंदर आया। रूम के गेट के खुलने की आवाज़ से रेहान एकदम पीछे की तरफ पलटा और आयांश पूर्विका को वहाँ पर देखकर चौंक गया था। आयांश और पूर्विका रेहान को आस्था के इतने करीब देख हैरान थे और एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, मानो वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो हमने देखा क्या वो सच में था या हमारा कोई वहम है। उन दोनों को वहाँ देख रेहान समझ नहीं पाया कि वो क्या बोले, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अगर अभी कुछ नहीं बोला तो उसके ये शैतान भाई बहन पक्का जाकर पूनम जी को बता देंगे कि रेहान अंदर है। आस्था को भी इस सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। वहीं रेहान कुछ ही पलों में काफ़ी कुछ सोच चुका था। उसने आयांश और पूर्विका को इशारे से अपने पास बुलाया। आयांश और पूर्विका डरते डरते रेहान के